हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। और इस सीरीज़ में हम देखेंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उन्हें सॉल्व करने का एक यूनिक तरीका। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में होने के चांसेस हैं। तो हम इन सारे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझेंगे और उन्हें सॉल्व करने का एक यूनिक तरीका सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें 9 का अपोजिट बता दो। क्या बता दो जी? 9 का अपोजिट। 9 का अपोजिट बताना। ये ऑप्शन दिए गया आपके 4, 6, 7, 8, ये आपके ऑप्शन दिए गए। इसमें पूछा गया 9 का अपोजिट बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान और शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि हम इन दोनों में देखते कॉमन कौन सा है। तो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो मतलब दोनों क्यूब में हमारा 8 कॉमन है। तो हम 8 को मार्क कर लेंगे। मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज हम इसे जो है घूम जाते हैं। तो कहने का मतलब 8 को मार्क्स करके हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नंबर को लिखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नंबर को लिखेंगे। तो 8 को हमने मार्क किया तो पहले 8 लिखेंगे, फिर 7 आएगा, फिर आपका 9 आएगा। ऐसे यहाँ पे हमने 8 को मार्क किया तो 8 लिखेंगे, 8 के बाद क्या आएगा भाई? 6 आएगा, फिर 4 आएगा। और हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि 9 का अपोजिट बताओ। तो जो जिसके नीचे होगा वही उसका अपोजिट। तो 9 का अपोजिट क्या हो गया जी? 4। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो 9 का अपोजिट हो गया जी 4। कभी कभी पूछ सकता है जी आपका 7 का अपोजिट बता दो। तो 7 का अपोजिट क्या हो गया जी? 6। 7 का अपोजिट 6 हो जाता। तो कहने का मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको सॉल्व करने का ये तरीका अपनाएंगे। जो दोनों में कॉमन उसको मार्क करके हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। तो मतलब घूम जाने का मतलब क्या है कि हम नंबर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो हमारा ये आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और इसे सॉल्व करने का ये यूनिक तरीका। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आओ दोस्तों देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने। क्या करने जी? नंबर ऑफ ट्रायंगल। और इस तरीके से कुछ फिगर दिया गया, इसमें हमें आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डियर, एक एक आप ट्रायंगल काउंट करोगे तो काफी ज्यादा टाइम आपका लगने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या यूनिक तरीका होता है, आओ सीखते हैं। जैसे हम अगर एक छोटे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको पहले। अगर मान लिया ये एक ट्रायंगल है, इसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है, तो आप इजीली काउंट कर पाओगे कि ये ट्रायंगल रहा ये 1, ये ट्रायंगल हो गया 2 और ये आपका पूरा एक और ट्रायंगल। यानी इसमें टोटल कितने ट्रायंगल है जी? 3। कौन कौन से आपको बताता हूं। एक आपका ये ट्रायंगल, ये एक आपका ये और ये आपका ये पूरा। तो आपने काउंट कर लिया जी टोटल कितने ट्रायंगल हैं? 3। लेकिन क्या इसमें आप ऐसा कर पाओगे? नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये 2 + 1 को हम ऐड कर दें तो टोटल कितना बन रहा है? 3। तो इसमें टोटल में कितने ट्रायंगल हैं? 3। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम नंबर दे देंगे इसको 1, 2, 3 और 4। हम सबको ऐड कर देंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 + 1 यानी कितना हो गया जी? 4 + 3 + 2 + 1 टोटल कितने हो गए जी? 10। तो इस पूरे ट्रायंगल में हमारा कितना ट्रायंगल बना? इस पूरे फिगर में कितना ट्रायंगल बना है जी? 10। बात आ गई समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। हमें इसको सॉल्व करने का हमें नंबर दे देना 1, 2, 3, 4 सबको ऐड कर देना है। अगर एक ही शीर्ष से आपके शुरू हुए तो सारे ट्रायंगल इसमें कितने बनेंगे जी? 10 ट्रायंगल। बात आ गई समझ में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हमने बात कर ही लिया है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की, तो देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कि और किस तरीके से पूछ सकता है। तो देखो ये आप बिल्कुल आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे एक आपका ये फिगर दिया, इसमें बताना है आपको कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ये हमारा फिगर है। इसमें आपको बताना कि भाई कितने ट्रायंगल्स हैं। तो अगर आप इसे एक एक ट्रायंगल काउंट करोगे डियर तो बहुत ज्यादा टाइम आपका लगने वाला है। तो इससे हम सीखते हैं सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, जिससे आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आओ देखते हैं इससे रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन, जिससे आप इजिली इसको समझ पाओ। जैसे मान लिया जाए एक छोटा सा फिगर है। अगर मैं पूछूं इसमें कितने ट्रायंगल हैं तो आप इजीली इसमें बता पाओगे जी कि एक ट्रायंगल तो आपका ये बन रहा है, एक ये बन रहा है 2, ये 3 और ये आपका हो गया 4।
4 ही हो गए, फिर इधर आप लोगे 5, ये 6, ये 7 और ये इधर 8, यानी आप बता दोगे इसमें इजिली कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 8। लेकिन क्या इस तरीके से काउंट करना सही होगा? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर दे देंगे 1 2 3 4 और जितने इसमें काउंट हो रहे हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे जी? 2 से मल्टीप्लाई। जो जितना आंसर आएगा वही इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे अगर इस तरीके का फिगर आ रहा है तो सेम वे में इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। यहां पे भी नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अगर इसमें हमें बताना है कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी आपका 16, यानी इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं जी? 16। तो ये रहा सॉल्व करने का एक आसान तरीका। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहे एग्जामिनर तो कैसे दे सकता है? जैसे सपोज अभी सेम हम बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की। अगर मान लिया ये फिगर दे दे, मान लिया ये फिगर आपको दे दे, सेम फिगर, ठीक है जी। और इसी में एक सेम तरीके का एक फिगर और ऐड कर दे, और अब आपसे पूछे कि बताओ भाई इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो हमें सेम मेथड लगाना है। हम देख रहे हैं ये आपका एक तरीके का ये वाला पहले वाली फिगर है, वही सेम फिगर यहां पे भी है। तो हम अगर यहां पे नंबर दे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें इतने फिगर की तो हमें नंबर ऑफ कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे इसमें जी? इसमें हमें टोटल 16 ट्रायंगल मिलेंगे इस पहले वाले में। इस दूसरे वाले से भी हमें कितने मिलेंगे जी? 16 मिलेंगे। तो दोनों को ऐड करने पे हमारा कितना ट्रायंगल बनेगा जी? 32। क्या ये आंसर सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम ये दोनों जो है फिगर को ऐड करेंगे तो इसमें कुछ ट्रायंगल एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। क्यों भाई? देखो ये एक ट्रायंगल ये ऐड हो जा रहा है, अगर हम दोनों फिगर को ऐड करेंगे तो ये एक ट्रायंगल ये ऐड हो जा रहा है, हो रहा है भाई, यानी 32 प्लस में ये 1 और फिर सेम जस्ट नीचे ये 1, ये भी आपका ऐड हो रहा है, ठीक है। और कौन सा ऐड हो रहा है जी? यहां से देखते हैं, यहां से उठाते हैं, यहां से फिर यहां 3 हो गए, फिर सेम इसके अपोजिट ये, यानी 4 ट्रायंगल और एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको मिस्टेक नहीं करना, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। तो 32 तो दोनों फिगर से, दोनों को ऐड करने से 4 ट्रायंगल्स हमारे और ऐड हो रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जी? 36। बात आ गई समझ में? चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करो। क्या करो जी? नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग काउंट करना है। क्या गिनना है जी? वर्ग गिनना है। तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे सपोज करो ये फिगर आपका दे रखा है उन्होंने, ठीक है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसमें आपको बोला है भाई वर्ग गिन के बताओ कितने टोटल वर्ग हैं इसमें, ठीक है, कितने स्क्वायर इसमें बन रहे हैं ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम एक एक स्क्वायर गिनेंगे जी तो हमारा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सेकंडों में सॉल्व करते हैं आओ सीखते हैं। हम इसको नंबर दे देंगे 1 2 3, ये 1 2 3 ये हो गया। तो हमें देख रहे हैं यहाँ पे रो और कॉलम बिल्कुल सेम है, रो और कॉलम बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबका स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी 1 4 प्लस में 9, यानी आपका टोटल कितना हो गया जी? 14। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने हो गए जी? 14, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का ये आसान तरीका है, ये इसका ट्रिक है। बात आ गई समझ में? कैसे करेंगे भाई? हम पहले देखेंगे क्या स्क्वायर कॉलम और रो सेम है, सेम है तो जितने रो जितने कॉलम है उनका हम क्या कर देंगे जी? स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ओवरऑल कितना आ गया जी? 14। तो ये जो हमारा बन के आया यही हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर है। वर्ग की संख्या इसमें कितने जी? 14 है। चलो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनर बना सकता है, वो कैसे आओ देखते हैं। अगर उसने दे दिया भाई रो और कॉलम सेम ना हो, सपोज ये आपका क्वेश्चन है और इसमें बोल दिया भाई बताओ नंबर ऑफ स्क्वायर, आप बताओ
बताओ कितने स्क्वायर है इसमें। तो इसको हम सॉल्व करने में अगर वो फॉर्मूला लगा देंगे हम, जैसे हमने इसको नंबर दिया 1 2 3 4 1 2 3, तो इसमें देख रहे रो और कॉलम तो बिल्कुल सेम है नहीं, तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक यूनिक मेथड है और सीखते हैं। क्या करते हैं हम, पहले 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना करेंगे जी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। हमें यानी इसको कुछ नहीं लेना देना है, हमें सिर्फ बात यहां से करना है। करेंगे इसको, ये कितना हो गया जी 12, ये कितना हो गया जी 6, ये कितना हो गया जी 2, यानी आपका टोटल कितना हो गया जी 20। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने जी 20। बात आ गई समझ में कैसे मैंने किया। हमारा यहां पे क्या था, रो और कॉलम सेम नहीं थे, तो इसमें हमें स्क्वायर काउंट करना हो तो उसके लिए सिंपल तरीका है, इससे इससे मल्टीप्लाई करो, इससे 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 और सबको ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वही इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर होगा। चलिए आगे समझ में बात, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है जी, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। पहले बात करते हैं थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम होता क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो यार, वेन डायग्राम में क्या होता है, इस दी हुई चीजों का रिलेशन देख के हमें इसमें फिगर के साथ हमें डिनोट करना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इन तीनों में रिलेशन देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए जी, इन तीनों में रिलेशन। जब हम तीनों में रिलेशन देखेंगे तभी हम इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो तीनों में रिलेशन, मुंबई, पुणे एंड इंडिया। तो यार हमें देख रहे हैं यहाँ पे मुंबई पुणे ये दोनों तो हैं इंडिया में, क्या मुंबई और पुणे में कोई रिलेशन है, नहीं। ये भी एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, ये अलग डिस्ट्रिक्ट है, और हैं तो दोनों इंडिया में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे आसान तरीका हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, मुंबई पुणे अलग अलग हैं लेकिन ये दोनों तो हैं इंडिया में, तो इंडिया भी इससे अलग बना दिया, यानी आपका पहला क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, ये कैसा कोई मतलब ही नहीं आया क्योंकि मुंबई पुणे में कोई सिमिलरिटी तो है नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। तीसरा देखते यार, मुंबई अलग है पुणे अलग है और ये दोनों है कहां, इंडिया में, यानी ये आपका सही हो गया, ये आपका गलत हो गया। क्यों भाई गलत हो गया, क्योंकि अगर ये मुंबई है ये पुणे है तो क्या इतना मुंबई, यानी ये आपका इतना मुंबई क्या इंडिया नहीं है तो यहां पे तो इतना दिखा, इतना मुंबई इंडिया नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ये हो गया गलत। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया सही। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डियर हमें सबसे पहले 3 चीजें समझनी होंगी, वो मैं आपको बताता हूं जो आगे भी आपको काम करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 चीजें ध्यान रखना। कंडीशन नंबर 1 होता है जी ऑल का कंडीशन, सेकंड कंडीशन होता है जी सम का क्वेश्चन, सम का कंडीशन, थर्ड का होता है नन का कंडीशन। तो ये 3 कंडीशन होते हैं, हमें इन तीनों कंडीशनों को ध्यान में रखना होता है जी। ऑल की कंडीशन में क्या होता है जी, कि जैसे सपोज करो मैं कह दूं कि सभी मैंगोज फ्रूट है, सभी मैंगोज क्या जी फ्रूट है, तो सभी मैंगोज को हमने किससे डिनोट कर दिया जी, फ्रूट से, यानी जो सभी मैंगोज हैं वो किसके अंदर आते हैं, फ्रूट्स के अंदर आते हैं। ये हमारा ऑल का कंडीशन हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है सम का कंडीशन। सम में जैसे मैं बोलूं कि कुछ औरतें डॉक्टर हैं, कुछ औरतें क्या जी डॉक्टर है, तो ये हो गया अगर हम इस वाली सर्कल को अगर औरत से हम डिनोट करें और इसको हम अगर डॉक्टर से डिनोट करते हैं, मैंने बोला कुछ औरतें क्या जी डॉक्टर हैं, तो ये हो गया सम का कंडीशन, यानी कि जो इतनी औरतें हैं ये क्या है जी डॉक्टर हैं, बाकी ये नहीं है, तो ये हो गया सम का कंडीशन। तीसरा होता है आपका नन का कंडीशन। जैसे मैं बोल दूं कोई भी आदमी डॉक्टर नहीं है, कोई भी आदमी डॉक्टर नहीं है, तो मतलब ये हो गया अगर आदमी, ये हो गया आपका डॉक्टर, तो इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, आदमी डॉक्टर नहीं है, तो आपस में नहीं अटैच कर रहे, दूर दूर है। तो यही 3 कंडीशन होते हैं वेन डायग्राम में, हमेशा इन्हीं तीनों कंडीशनों पे हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यार वेन डायग्राम से ही। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार वह जड़, तना और पेड़, इन तीनों में हमें सिमिलरिटी बतानी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं यार, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है
ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। यार हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जड़, तना और पेड़। तो हम देख रहे हैं यार जड़ और तना दो डिफरेंस हैं, लेकिन ये हैं दोनों किसके पार्ट, पेड़ के। तो अगर हम देखें तो ऐसा तो ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये देखें जड़ और तना, तो ये दोनों भी तो पेड़ के पार्ट है, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो सारे जड़ सारे तना है क्या, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है ये जड़ है, ये तना है, और दोनों किसके पार्ट हैं जी, पेड़ के पार्ट है। ये दोनों अलग अलग हैं, तो सिंपल सा आंसर ही है। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है इन तीनों को देखो और सिमिलरिटी देखो तीनों में, फिर उसी तरीके से आप सॉल्व कर दो इजीली। बहुत ही आसान है। ये हमारा सीरीज का एक क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं पहले कैसे सॉल्व किया जाता है। यार ये देख रहे हैं हम जी के बाद यहाँ पे इंक्रीज हो रहा +1, एच आया, एच के बाद क्या है जी, आई आया, +1 यहाँ पे हुआ, आई के बाद जे आया, +1 हो रहा है यहाँ पे, सब पे क्या हो रहा है जी, +1 हो रहा है यहाँ पे। तो हमें जाहिर सी बात है जे के बाद क्या होगा जी, +1 होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, के। अगर हम देखें अपने ऑप्शन की तरफ तो हमें सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में ही के नजर आ रहा है और किसी में भी पहले में के नजर नहीं आ रहा, तो हम इसी को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। हम आगे किसी भी ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे। ये तरीका यार इजिली वे में और जल्द से जल्द सॉल्व करने का तरीका। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करें ऑप्शन को निगाह में रखें। अगर हम ऑप्शन को साथ में रखेंगे तो फिर बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जे है, जी के बाद एच आए, आई, जे, तो के आएगा। सही सी बात है, इसमें के सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में और किसी में है नहीं शुरुआत में, तो हम मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बहुत ही आसान है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, वो है आपका बनाना, दे रखा है इसको फ्रूट और जिंजर, ये क्या हो। तो ये हमारा ऑप्शन दे रखा है। तो हमें पता है बनाना क्या फ्रूट, और जिंजर हमें क्या पता है, ये क्या जी, स्टेम है। क्या है, स्टेम है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, स्टेम, यानी सेकंड ऑप्शन होगा। स्टेम क्यों है, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा साइंस चैप्टर पढ़ाते। ये ध्यान रखिए कि जिंजर क्या है जी, स्टेम है। ठीक है, बनाना क्या फ्रूट है, जिंजर क्या है, जिंजर मतलब अदरक, अदरक क्या जी, स्टेम है यानी तना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख रहे हो आप, इस तरीके का इसको डिनोट करके ये बताया गया, तो इसका ये क्या होगा ये आपको सॉल्व करना है। यानी इसको जो है इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके के हमें इसको सॉल्व करना है। इसके लिए ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं जी, ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, सीधा मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। देखो क्या इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए करना क्या चाहिए, इसके जस्ट नीचे इस वाले पोजीशन को लिख लो, यानी ZDMJ। एग्जाम में करने का तरीका है। अब देख रहे हो B यानी 2 है, फिर यहां पे देखो ये D 4 है, यानी इसमें कहीं ना कहीं +2 हुआ है। ये 5 है, यानी E के बाद Z आता है, इसमें भी +2 हुआ है। H के बाद J आ रहा है, +2 हुआ है। K के बाद M आ रहा है, +2 हो रहा है। यानी कि ये क्रॉस बे में सब में +2 हो रहा है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे जी, +2 कर देंगे। यानी R के बाद +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, हमारा T आ जाएगा। O के बाद तो कितना आ जाएगा जी, Q आ जाएगा। ठीक है, X के बाद +2 करेंगे Z आएगा, U के बाद +2 करेंगे तो कितना आएगा, W आएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। बात आ गई समझ में कैसे इसको सॉल्व किया मैंने। हमने बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन जब भी मिले तो इसके जस्ट नीचे इसको उठा के लिख लो, फिर आप देखो मिला के इजीली आपको डेफिनेटली आसानी से उसको सॉल्व करना मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरीके से, तो जिस पैटर्न पे इसे लिखा गया है उसी पैटर्न पे मैंने इसको लिखा, यानी कि सब में +2 कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। बात आ गई समझ में। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या रहेगी, एक्सरसाइज इज टू ओबेसिटी तो वाटर इज टू व्हाट। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यार एक्सरसाइज का रिलेशन अगर ओबेसिटी से, ओबेसिटी का मतलब मोटापा, अगर मोटापा अगर एक्सरसाइज करोगे तो क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप वाटर लोगे यानी पानी पियोगे तो आपका प्यास खत्म हो जाएगा, थर्स्ट, यानी ये आंसर हो गया, सिंपल। तो कहने का मतलब इनमें दोनों में रिलेशन देख के हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बात आ गई समझ मैंने कैसे किया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कैसा है जी, इन्फ्लुएंजा का रिलेशन वायरस से है तो रिंगवर्म का रिलेशन किससे है, इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इन्फ्लुएंजा का रिलेशन वायरस से, क्योंकि जो इन्फ्लुएंजा नाम की डिसीज है वो कौन काज करता है जी, वायरस काज करता है। ठीक है,
तो ये रिंग वर्म जो होता है वो कौन कॉज करता है, वो फंजाई कॉज करता है। कौन कॉज करता है जी, फंजाई कॉज करता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फंजाई। अच्छा, बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है, रिंग वर्म जो डिजीज है वो फंजाई कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा कौन कॉज करता है जी, वायरस। तो बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है, बहुत सारी डिजीज बैक्टीरिया कॉज करता है। इसमें आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट आपने एक बीमारी सुनी होगी आपने, टीबी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस कौन कॉज करता है जी, बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया जी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रख लो कभी काम आएगा। पैरासाइट, किसी पैरासाइट का नाम बताओ भाई, वो कौन सी बीमारी कॉज करता है। जैसे हमारा होगा टीनियासिस, एक हमारी बीमारी है भाई, क्या नाम है इसका, टीनियासिस नाम की एक बीमारी, वो कौन कॉज करता है जी, पैरासाइट। वो पैरासाइट है, कौन सी पैरासाइट, उसका नाम है टीनासोलियम। ठीक है, तो वो कॉज करता है टीनियासिस। फंजाई आपने समझ लिया, रिंगवर्म। प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा कौन सी प्रोटोजोवा, जैसे हमारे दांत की जो पैरिया होती है वो प्रोटोजोवा से कॉज होता है। क्या नाम है उसका, एंटमीबा जिंजेवेलिस। ठीक है, वो हमारा पैरिया रोग कॉज करता है। क्या नाम है उसका, किस प्रोटोजोवा का, एंटमीबा की बात कर रहा हूं। ठीक है, एंटमीबा जिंजेवेलिस। तो ये हमारा क्या कॉज करता है जी, पैरिया कॉज करता है। तो हम इसको समझ गए, तो इसलिए हमने ऑप्शन को भी आपको समझा दिया ताकि इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप कर पाओगे। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने भाई, इसमें हमें बताने हैं कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कंटिन्यूअस नंबर बढ़ रहा है, ऊपर से लगातार आके नीचे नंबर बढ़ा हुआ है, नीचे नंबर बढ़ा हुआ है। जाहिर सी बात है ये नंबर छोटे छोटे हैं, ध्यान देना कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्रैक करते हैं। ध्यान देना, ये नंबर छोटे छोटे हैं, नीचे वाला नंबर क्या है जी, काफी बड़ा बड़ा नंबर है। मतलब कि जाहिर सी बात है इन तीनों नंबर में मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, ये कंफर्म हो गया। कैसे हुआ होगा, ध्यान से देखते हैं भाई। देखो, तो इसमें 3 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ। अगर सपोज हम मान लें 3 4 जा कितना होगा जी, 12, 12 5 जा कितना होगा जी, 60। तो ये हमारा पैटर्न यहां पे चल रहा है। क्या ये पैटर्न यहां पे भी लागू हो गया? अगर यही पैटर्न यहां पे लागू होगा तो जाहिर सी बात है पैटर्न यहां पे भी हम लगाएंगे। यहां पे लगा के देखते हैं, 7 2 जा कितना होगा जी, 14, 14 4 जा कितना होता है जी, 56। जाहिर सी बात है सेम पैटर्न जो यहां पे लगा था वो यहां पे लगा। अब यही पैटर्न हमें यहां पे भी लगाना है। वो पैटर्न क्या है कि इसका मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई करो, तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये तो पता नहीं कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है उसका मल्टीप्लाई करने से हमारा ये 90 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यार, देखो हम करेंगे क्या, इस 5 से ना इस हम 90 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी, 5 1 जा 5 4, यानी 5 8 जा आपका कितना हो गया जी, 40, यानी आपका कितना आ गया जी 18। तो 18 आ गया, तो अगर ये 18 आ गया तो ये हमारा 6 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए कि 18 बन जाए, यहाँ पे 3 आना चाहिए। जाहिर सी बात है, तो हमें कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो करके देखते हैं यार, 5 3 जा कितना हो गया जी 15, और 15 6 जा कितना हो गया जी 90। तो हमने क्या किया, हमने पहले इसको 90 को डिवाइड किया, 18 आ गया। 18 को हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 18, तो यहाँ पे क्या भरे कि आपका 18 बन जाए, तो यहाँ पे 3 कर देंगे, सिंपल। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि पहले नीचे वाली वैल्यू देखो, अगर ये नीचे वाली वैल्यू कम होती तो हम सोचते इसमें कोई डिवाइड वगैरह किया गया होगा, बट ये नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने करके देखा, जो पैटर्न यहाँ पे हुआ वही पैटर्न यहाँ पे लगा, तो सेम पैटर्न हमें यहाँ पे भी लगा करके आंसर निकालना होगा। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार कुछ इस तरीके से, ये एक सर्कल है, वन 2 3 5 8। ये पूछा है यहां पे क्या फिल किया जाएगा। तो देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहां पे कुछ ना तो यहां पे रूल्स होगा, तो हम देख रहे हैं, पहले हम ऐड करके देखें 1 2 3 5 8, तो हमें जाहिर सी पता ही चल जा रहा है 1 + 2 3 आ रहा है, फिर 3 + 2 5 आ रहा है, 5 + 3 8 आ रहा है, तो 8 + 5 हमारा यहाँ पे कितना हो जाए जी 13। तो इसका आंसर कितना हो गया 13। सिंपल सा बात है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया जी 13। ठीक है, कैसे कि हमने इन दोनों को जोड़ा ये बना, इन दोनों को जोड़ा ये बना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे जो आएगा वही तो बनेगा यहाँ पे, सिंपल। चलिए बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक सीरीज का क्वेश्चन है यार, हमें इसे कैसे सॉल्व करना देखते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 6
13, 13, 28। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यार ये इसका डबल से ज्यादा है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं यार, क्या हम अप्रोच लगाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये 6 से 13 इसके डबल से भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका डबल से यानी 2 गुने से भी ज्यादा है। 13 से भी ये 2 गुने से ज्यादा है। तो हम देखते हैं क्या इसमें मल्टीप्लीकेशन लग रहा है क्या। 6 2 जा कितना होता है जी 12, ठीक है, और +1 कर दे तो ये हमारा बन जा रहा है। अगर हम इसमें भी करके देखें तो 13 2 जा कितना हो जाती 26, तो यानी अगर हम इसमें +2 ऐड कर दे तो ये बन जा रहा है। तो 28 2 जा कितना होता है जी, कितना होता है 6, यानी आपका कितना हो रहा है 56 हो रहा है। तो अगर हम इसमें 3 ऐड कर दे तो ये बन जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हमारा सीरीज बन गया, यानी इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3। तो जाहिर सी बात है सेम पैटर्न यहाँ पे हम लगाएंगे, इंटू 2 + में 4। हमारे दिमाग में इस तरीके के करने का क्यों विचार है भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे डबल से ज्यादा हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन करने की सोची, तो ये अप्रोच हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इस पे हम देखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 + 4 कर देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 11 हो गया, प्लस में 4 2 2 1, यानी ये आपका हो गया 1 2 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यानी इस पे हम ये फिल करने वाले। तो इसे सॉल्व करने का तरीका यही कहता है जी, पहले हम देख लेते हैं कि ये जो है कितने गुने बढ़ रहा है। अगर आपका ये डबल से ज्यादा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अगर ये वैल्यू कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। हम आपको सीरीज वाले क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्वेश्चन समझो, हम आपको डिटेल में सीरीज का एक वीडियो बना के लाएंगे किस तरीके से सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो बढ़ते यार नेक्स्ट क्वेश्चन यार सिंप्लीफिकेशन से है। वो उस तरीके उसमें कहा गया है कि प्लस को कहा जाता है मल्टीप्लाई, माइनस को कहा जाता है प्लस, और मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है डिवाइड, और डिवाइड को कहा जाता है जी माइनस। ये आपका कंडीशन दे रखा है, और इसके बिहाफ पे सॉल्व करना आपका जो है क्वेश्चन दे रखा है 45 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 24 प्लस 3 डिवाइड बाई 80, ये आपका। तो इस तरीके के ये कंडीशन आपका दे रखा है, तो जिस तरीके से इसने चेंज किया हम कर देते हैं। तो 45 मल्टीप्लाई किस में चेंज करना, में डिवाइड में तो डिवाइड बाई 5 कर देते हैं, ठीक है। फिर माइनस को हमें किस में चेंज करना, प्लस में, तो प्लस कर देते हैं 24। प्लस को किस में चेंज करना, मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 कर देते हैं। डिवाइड को किस में चेंज करना, माइनस में, तो माइनस 80 कर देते हैं। करते हैं यार, ये आपका कितना हो गया 9, प्लस में 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया जी 72, ठीक है, माइनस में आपका हो गया 80। तो 72 + 19 कितना हो गया, 72 + 9 कितना हो गया जी आपका हो गया 81, माइनस में 80, यानी आंसर कितना हो गया जी 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप इस तरीके से पहले लिख लो, जैसे जैसे वो सिंबल उसने चेंज करने को बोला है सिंबल चेंज कर दो, आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन डियर कथन और निष्कर्ष से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। देखो कथन दे रखा है इसने, 2 कथन यहां पे दे रखे हैं। पहला दे रखा है कुछ कागज स्याही है। क्या दे रखा है इसने, कुछ कागज स्याही है। दूसरा कथन दे रखा है कुछ कलम स्याही है। कुछ कलम स्याही है। ये हमारे 2 कथन दे रखे हैं। इस बिहाफ पे इसने निष्कर्ष दे रखा है। इस बिहाफ पे इसने निष्कर्ष क्या दे रखा है, इसमें 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। पहला क्या निष्कर्ष दे रखा है, सभी स्याही कलम है। पहला निष्कर्ष दे रखा है इसने सभी स्याही कलम है। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है इन्होंने कुछ कलम कागज हैं। दे रखा है इन्होंने कुछ कलम कागज हैं।
तो देखो ये हमारा कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो पहला दे रखा है इसने, कथन दे रखा कुछ कागज स्याही हैं, दूसरा कथन दे रखा कुछ कलम स्याही हैं, इनके निष्कर्ष दे रखे हैं सभी स्याही कलम है और कुछ कलम कागज हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को कथन को देखते हैं, उसके बिहाफ पे हमें निष्कर्ष को बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, या दोनों निष्कर्ष सही है या दोनों निष्कर्ष गलत है। उस हम किसके बिहाफ पे बताएंगे जी, इन दोनों कथनों के बिहाफ पे बताएंगे। तो हम कथन देखते हैं, क्या बोला, कुछ कागज स्याही है। तो अगर हम इसे वेन डायग्राम से डिनोट करें, तो अगर हम ये कागज मान लेते हैं तो कुछ कागज स्याही है, तो कुछ कागज का थोड़ा सा पार्ट हमने ले लिया स्याही। अगर हम इसको कागज मान रहे हैं, इसको हम स्याही मान रहे हैं, तो कुछ कागज तो स्याही हो गए। फिर बोला कुछ कलम स्याही है, अलग कंक्लूजन है। तो कुछ कलम स्याही है, तो स्याही ये है, स्याही तो हमारा ये है, तो कुछ कलम स्याही है। तो कलम हम यहां पे ले लेते हैं, मान लिया ये कलम था, यहां से कुछ कलम हम अपना क्या बनाते हैं, यानी इतना कलम क्या है जी, स्याही है। तो ये हमारा डिनोट कर दिया हमने वेन डायग्राम से। अब हम देखते हैं निष्कर्ष पे, क्या बोला, सभी स्याही कलम है। क्या सभी स्याही कलम है? इतना स्याही ये कलम थोड़ी बन रहा है, सिर्फ इतना ही स्याही का पार्ट जो कलम बन रहा है, ये तो स्याही का कलम नहीं बन रहा है। तो लेकिन ये बोला सभी स्याही कलम है, इतना तो है नहीं, ये स्याही कहां कलम है, नहीं है। तो इससे हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा, कुछ कलम कागज है। देख रहे हो कुछ कलम कागज, यहां पे देख रहे हो कोई कलम कागज नहीं, कागज और कलम से कोई तो रिलेशन ही नहीं है, यानी दूसरा भी हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए ये दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हो गए जी, गलत हो गए। कैसे हमने किया क्वेश्चन को, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। कथन क्या है, कुछ कागज स्याही है, हमने इसको कुछ कागज माना, ये हमने स्याही माना, तो कुछ कागज तो स्याही हो गए। दूसरा बोला कुछ कलम स्याही है, तो हमने कुछ कलम को स्याही बना दिया। निष्कर्ष क्या बोला, सभी स्याही कलम है। हम देख रहे हैं यार सभी स्याही, इतना स्याही कि यहां पे कलम कहां है, सिर्फ इतना ही तो स्याही बन रहा है, कलम इतना तो नहीं बन रहा है, लेकिन इसने बोला सभी स्याही कलम है, इसलिए ये पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया जी, गलत होगा। दूसरा क्या बोला, कुछ कलम कागज है, ये कलम कागज कहां, नहीं कोई कलम कागज नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो बढ़ते हैं, हमारे दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे क्या है जी, गलत हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं डियर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा जो है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। यहां पे दे रखा है जी 12, ये दे रखा है जी 8, ये है आपका 4, ये है आपका जी 100, ये आपका है 8, ये 4, ये 12, ये आपका है 44, ये आपका है 4, ये है 12, ये आपका 8 है। इससे हमें बताना क्या होगा। तो देखो यार इस तरीके के क्वेश्चन हमें बताने यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं इसमें कौन सा सीरीज 2 में जो फॉलो होगा वही तीसरे में होगा। और हमने आपको बताया कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस नंबर ग्रोथ कर रहा है, नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है। देखो नंबर लाके नीचे बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लीकेशन अपनाया गया होगा। क्या अपनाया गया होगा जी, मल्टीप्लीकेशन। कैसे, ध्यान देते हैं। 12 8 जा कितना हो गया जी 96, प्लस में अगर मैं 4 कर दूं ये, तो आपका कितना बन रहा है 100। मेरे दिमाग में तो यही आया। अब भी अगर यही वाला पैटर्न इस पे लागू होगा तो हम इस पे भी वही लागू कर देंगे। 8 4 जा कितना होगा जी 32, प्लस में अगर हम यहाँ पे ऐड कर दे 12 तो कितना हो जा रहा है हमारा 44 तो आ रहा है। तो हम यही वाला पैटर्न इस पे भी लागू करते हैं। 4 12 जा कितना हो गया 48, प्लस में कितना हो गया जी 8, यानी आपका यहाँ पे क्या भरा जाएगा जी 56। ठीक है, बढ़ते अपने देखते हैं यार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, डैश ML डैश NL डैश MLM डैश L डैश MLMN डैश। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है और इसको फिल करना है यहाँ पे। और वो क्या क्या फिल किया जाएगा, इसके लिए इसने पहला ऑप्शन दे रखा है NNMMLL, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसने NMLNML, तीसरा ऑप्शन इसने दे रखा है MNLNLN, चौथा ऑप्शन इसने दे रखा है जी NMNNN और L।
ये इसने हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत सारे लोग करते क्या है कि एक एक उठा के इसमें फिल करते, एक एक उठा के इसमें फिल करते, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते। कर सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, इतना हमारे पास समय नहीं होता। तो करने का तरीका क्या, हम पहले इसको नंबर को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमें टोटल लेटर कितने हैं जी, टोटल स्पेस कितने जी 18। तो हम इसको क्या करेंगे, टोटल कितने जी 18। तो 18 को हम क्या करेंगे ना, लगभग बराबर बराबर बांटों में इसे बांटने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहें तो 9 9 में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे 3 में डिवाइड कर दे, 3 पार्ट में। तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया, 18 नंबर्स थे, 18 लेटर थे, तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम लगाने की कोशिश करते हैं तीनों में सिमिलरिटी। कैसे, देखो इसके लास्ट में एल है, इसके लास्ट में भी एल है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसके लास्ट में, कोई कंफर्म नहीं है, पहले हम ध्यान से देखते हैं फिर समझते हैं। इसके लास्ट में एल है, इसके लास्ट में एल है, तो हो सकता है इसके लास्ट में भी एल हो, ठीक है। इसके पहले एन है, इसके पहले अगर हम यहां एल भर दे तो इसके पहले भी एन हो गया, तो जाहिर सी बात है इसके पहले भी एन होगा, ठीक है जी। अगर हमें ऐसे 2 मिल गया, अब हम इस तरीके पैटर्न पे करते हैं। यहां पे एम है, यहां पे भी एम है, तो अब कंफर्म हो गया कि यहां पे भी क्या होगा, एम होगा। अच्छा, तो हमें 3 तो कंफर्म प्लेस मिल गए, एम हो गया, एन हो गया, एल हो गया। इसका पहला स्पेस इसका भी खाली है, इसका भी खाली है और इसका भी खाली है। तो हम कोई ऐसा एक लेटर चूज करेंगे जो तीनों में सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए जी, जैसे यहां पे एल 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 एन एन एन, ऐसे सेम पहले वाला भी पोजीशन क्या होना चाहिए, तीनों में सेम होना चाहिए। तो हमें 3 तो लास्ट के मिल गए, लास्ट में पहले में एल आना चाहिए, दूसरे में एन आएगा, तीसरे में आपका क्या आएगा, एम आएगा। तो हमें 3 लेटर तो मिल गए हैं। कौन कौन सा मिला हुआ भाई, एल मिला हुआ लास्ट में, यानी लास्ट में एल आएगा, ठीक है। एक स्पेस अभी हमारा खाली एल के बाद एक स्पेस हम खाली कर देते हैं, इसके बाद एन आएगा, तो यहाँ पे तो एम आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे एल आ रहा है पहला, लास्ट एक खाली करते, दूसरा एन हो सकता है ये इसमें एन आ रहा है लास्ट में, ये नहीं हो सकता। ये आपका एल, ठीक है, ये, यानी इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये दोनों तो हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं पहला वाला स्पेस छोड़ने के बाद दूसरा वाला क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो पहला वाला स्पेस छोड़ने के बाद दूसरा वाला होता है एम हो रहा है, ठीक है। तीसरा वाला छोड़ने के बाद आपका एन होना चाहिए, फिर यहां पे क्या होना चाहिए। तो देखो हमें इन तीनों में क्या चाहिए, सेम चाहिए, पहला ये और ये तीनों में सेम चाहिए। तो यानी कि जो पोजीशन इसका पहला है, पहला पोजीशन है, और आपका तीसरा पोजीशन है, और आपका पांचवा, ये तीनों हमें सेम होना चाहिए। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये तो सेम है नहीं, तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों पोजीशन हमारा सेम होना चाहिए। हमारा ये 4th आंसर सही है। कैसे मैंने किया एक बार फिर से बताता हूं। इस तरीके के क्वेश्चन को हमने पूरे सीरीज को काउंट कर लेने हैं। 18 नंबर थे तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसके बाद हम तीनों में देखते हैं सिमिलरिटी क्या क्या है। देखो इसका लास्ट में एल है, तो इसके लास्ट में भी एल है, तो इसके लास्ट में भी एल होना चाहिए। यानी हमारे ऑप्शन में उस ऑप्शन को चूज करेंगे जिसके लास्ट में एल होगा। तो ये हमारे एन है, यानी ये हमने पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब हम इस ऑप्शन को देखेंगे नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा। देखो एल के पहले एन है, तो इसी एल के पहले भी एन हो गया, तो इस एल के पहले भी एन होना चाहिए। यानी जाहिर सी बात है एल के पहले भी एन होना चाहिए। तो हमारा एक पोजीशन हमें और कंफर्म हो गया, तो यानी एक ऑप्शन छोड़ने के बाद फिर से हमारा एल एन बनना चाहिए। तो ये देखो एल हो गया, एक पोजीशन छोड़ने के बाद एन बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो हम ये देख रहे हैं, ये तीनों पोजीशन हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एन एल एम, ये तो तीनों पोजीशन सेम नहीं है, सिर्फ चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले उसे ग्रुपिंग बनाओ, बराबर बराबर पार्ट में ग्रुप कर लो, फिर आप सॉल्व करो। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति की आयु अपने पहले पुत्र के जन्म पर कितनी थी भाई, उसकी 31 ईयर्स का था। जब उसका पहला पुत्र हुआ था तो वो कितने साल का था जी, अपने पहले पुत्र के जन्म पे, वो पहले पुत्र के जन्म पे उसकी एज कितनी थी, उस पुरुष की एज कितनी थी, 31।
और जब इसका ये पुत्र 7 साल का हुआ, कितने साल का हुआ जी? 7 साल का हुआ, तो इस पुरुष की वाइफ की जो एज हुई वो हो गई 26। कितनी हुई जी? 26। कितनी हुई जी? 26। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इस पुरुष और इस महिला के आयु में डिफरेंस बता दो। कैसे समझेंगे? पहले पुत्र की आयु के जन्म के समय आदमी की एज कितनी थी? 31। और जब ये पुत्र 7 साल का हुआ तो महिला का एज कितना हुआ जी? 26। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ था तब इस महिला का एज कितना रहा होगा? तो 7 हमें माइनस करना होगा। तो 7 माइनस करेंगे, यानी वो जो महिला रही होगी वो 19 साल की रही होगी। कितनी साल की रही होगी? 19 साल की रही होगी। तो अगर ये पहले पुत्र के जन्म में जो पुरुष 31 साल का था, महिला 19 साल की थी, तो दोनों में डिफरेंस कितने का था जी? यानी दोनों में डिफरेंस कितने का था जी? 12 इयर्स का। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन मैंने कैसे किया? क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था जी पहले पुत्र के जन्म पर पुरुष की एज कितनी है? 31। और जब ये पुत्र जो है 7 साल का होता है तो महिला की एज कितनी हो जाती है जी? 26। महिला की एज कितनी हो जाती है? 26। तो पूछ रहा है कि पुरुष और महिला की एज में डिफरेंस बता दो। कैसे करेंगे? जब ये पुत्र जन्म लिया तो आदमी की एज कितनी है भाई? 31। तो महिला की एज जब पुत्र जन्म लिया तब कितनी थी? 7 साल बाद अगर महिला की पुत्र के जन्म के 7 साल महिला की 26 है तो 7 साल पहले महिला की एज कितनी रहेगी? 19 साल। तो जब ये 31 साल का था तब ये 19 साल की थी, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा जी? 12 ईयर्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा जी ARMS को डिनोट किया इन्होंने 5 4 6 7 से, LIAR को डिनोट किया इन्होंने 1 2 5 4 से, और पूछ रहे हैं ये SMALL का कोड बताओ। तो आर्म्स को ARMS को इन्होंने इससे कोड किया है, इसको इन्होंने इससे कोड किया, तो बोला इसका कोड बताओ। तो यार इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम इसी के सहारे इसका कोड लिखेंगे। तो हमें पता है एस का हमें कोड लिखना है, तो एस का कोड तो इन्होंने सीधा बता दिया 7, तो हमने एस का कोड लिख लिया यहाँ पे 7। एम का इन्होंने कोड बता ही दिया, एम का कोड इन्होंने बताया 6, तो हमने लिख लिया 6। ए का इन्होंने कोड बता ही रखा है 5, तो हमने यहां से उठा के लिख लिया 5। एल का 1, फिर एल का 1, तो इसका कोड ये हो गया। तो यानी हम स्मॉल को ऐसा लिखेंगे 76511। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यार हमारा क्वेश्चन है अगला वेन डायग्राम से मानव, पक्षी, पशु। तो इन चारों डायग्राम से कौन सा इनको डिनोट करता है? तो अगर हम पहले वाले की ऑप्शन की बात करें तो मानव, पक्षी, पशु, क्या तीनों अलग अलग हैं? देखो सभी मानव क्या होते हैं? पशु माने जाते हैं। पशु मतलब एनिमल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मानव यानी ह्यूमन है वो एनिमल है। क्या है जी? एनिमल किंगडम में रखा गया है, इसलिए मानव तो एनिमल है। यहां पे मानव अगर इसको माने तो इसको एनिमल से तो अलग कर दिया गया, नहीं ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर हम इसको मानव माने इसको एनिमल माने तो क्या इतने मानव एनिमल नहीं होंगे? होंगे, यानी ये भी आपका गलत हो गया। अगर हम इसको एनिमल मान इसको मानव माने तो सभी मानव एनिमल हैं? बिल्कुल हैं। क्या पक्षी कोई एनिमल है? नहीं। क्या पक्षी कोई मानव है? नहीं। तो यानी ये ऑप्शन सही हो गया, ये आपका गलत हो गया। अगर हम इसे मानव मानते इसे एनिमल मानते तो ये पक्षी तो लगे, लेकिन इतना मानव भी तो एनिमल है, ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इन तीनों में सिमिलरिटी ढूंढेंगे, उसी बिहाफ पे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें बड़े ध्यान से देखिए। ना समझ में आए तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आरआरबी, एनटीपीसी में आपको दोबारा देखने को मिलेंगे।